Let us go ahead with next question. Question number 9. A motorcyclist is traveling on a curved track. Curved track मतलब circular motion का application है of radius 500 meter. If the coefficient of friction between road and tire is 0.5, the speed avoiding skidding will be. So if you remember, अगर हमारे पास एक curved track है तो कर्व ट्रैक पे जब व्हीकल मूव होगा इट बिकम्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन एंड फॉर द व्हीकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर इस व्हीकल को सेफ टर्न लेना है ऑन दिस ट्रैक तो देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एसेंशियल क्या बोलते हैं उसको सेंट्रीपिटल। ये जो कर्व ट्रैक है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट अस से समवेयर इज ओवर हियर पॉइंट O पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r। तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ये कहां से आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अभी स्मॉल f से डिनोट कर देता हूं मैं इट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r। पूछा क्या है स्पीड तो mv स्क्वायर बाय r। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n। तो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन mg mm कैंसल तो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू rg तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। ये हमने थ्योरी में भी डिराइव किया था एक्सप्रेशन म्यू पता है r पता है g भी पता है जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड डन। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू कितनी 0.5 r कितना है 500 मीटर्स एंड वैल्यू ऑफ g 9.8 या 10 ओके। इफ यू टेक 10 देन यू विल गेट इधर 0.5 और 5 25 का रूट कितना 5 तो अल्टीमेटली 5 पहला नंबर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो यू हैव दिस 10 एंड 0.5 कितना 5 इंटू 500 इज 2500 का रूट इज 50 तो 50 मीटर पर सेकेंड शुड बी द स्पीड। Next question. A fireman of mass 60 kilograms slides down a pole. He is pressing the pole with a force of 600 Newton. The coefficient of friction between the hand and the pole is 0.5. With what acceleration the fireman slide down? Good question again. So we have a pole. एक पोल है देयर इज अ फायरमैन और ये सेम एग्जांपल मंकी के केस का भी आता है राइट। तो यू हैव अ पोल एंड ऑन दिस यू हैव अ फायरमैन हु इज स्लाइडिंग डाउन। जब वो स्लाइड डाउन करेगा तो ही विल बेसिकली प्रेस द पोल विथ इट्स हैंड दैट इज द आइडिया। देखा होगा व्हेन फायरमैन इज स्लाइडिंग डाउन तो ही विल प्रेस दिस पोल और रस्सी होगा तो रस्सी को विथ इट्स हैंड राइट। तो फ्रिक्शन इज बिटवीन हैंड एंड पोल। गुड। अब आपको पूछा है विथ व्हाट एक्सेलरेशन डज द फायरमैन स्लाइड डाउन। तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो। एक वेट ऑफ दिस फायरमैन इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg क्योंकि फायरमैन स्लाइडिंग डाउन है मोशन डाउनवर्ड्स है तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट टू मोशन तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट। अब सिर्फ इतना रहेगा कि हाउ डू यू फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है हमको। विल सी दैट यू मस्ट नो। ऐसा ही एक केस हमने सर्कुलर मोशन में देखा था जिसमें अगर आपको याद होगा यू हैड दिस वेल ऑफ डेथ याद है क्या मौत का कुआं। तो मौत का कुआं जो केस था उसमें एक व्हीकल है विच इज बेसिकली परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो
सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ पे फायरमैन इज स्लाइडिंग डाउन और इन दिस केस दिस व्हीकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो इस केस में अगर आपको याद है यही सेम था, mg डाउनवर्ड्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो यहाँ पे भी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट नॉर्मल रिएक्शन विल बी नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन n, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि फायरमैन का मास दिया है, आपको बोला है फायरमैन इज प्रेसिंग द पोल विद द फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। तो फायरमैन इज प्रेसिंग द पोल विद द फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, मतलब ये जो फोर्स है ये 600 न्यूटन का है। अगर ये फोर्स 600 न्यूटन का है तो नॉर्मल रिएक्शन इस फोर्स को इक्वल बट अपोजिट होगा, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट इतना ही है इसमें। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड्स, mg डाउनवर्ड्स और नॉर्मल रिएक्शन इज कमिंग फ्रॉम एक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? एक्शन का रिएक्शन होता है। व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज फायरमैन प्रेसिंग द पोल, ये एक्शन है और उसका रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन n। तो नॉर्मल रिएक्शन मिल गया तो क्वेश्चन कैन बी सॉल्व नाउ। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन इज ऑलवेज फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज फोर्स अपॉन मास। लेकिन कौन सा फोर्स? नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स, मोशन कौन से डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड्स। तो नेट फोर्स क्या आएगा? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। तो डाउनवर्ड क्या है? mg माइनस अपवर्ड क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन m। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इसके लिए हमको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो यू हैव 600 न्यूटन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। mg तो फाइंड कर सकते हो, mg इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। m कितना? 60। g की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 माइनस म्यू n, म्यू कितना दिया है? 0.5, 0.5 और n कितना है? 600 अपॉन m, m वापस से 60, 600 माइनस 300, 600 माइनस 300 अपॉन 60, तो कितना आ गया? 300 अपॉन 60, मतलब कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block starts moving up a fixed inclined plane of inclination 60 degree with velocity of 20 meter per second, stops after 2 seconds. The approximate value of coefficient of friction is। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। You have a block which starts moving up a fixed inclined plane of inclination 60 degree with velocity 20 meter per second, stops after 2 seconds। तो हमारे पास एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है with angle of inclination being 60 degree, ये 60 डिग्री दिया है आपको, and there is a block which starts moving up। इसके ऊपर एक ब्लॉक है which starts moving up and it stops after 2 seconds। ये जो ब्लॉक है it will stop moving after 2 seconds। तो यहाँ से यहाँ तक जाके वो रुक गया after 2 seconds। तो time of motion is 2 seconds। Initial velocity u at this point is 20 meter per second। Final velocity v is 0 and the block is going up। हमको क्या फाइंड करना है? क्या पूछा है आपको? Approximate value of coefficient of friction। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए when a block is going up, a is equal to g sin theta plus mu cos theta, right? Then आपको ये पता होना चाहिए if the block stops final velocity is 0, मतलब v equal to u plus at और प्लस की जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि ये क्या है? रिटार्डेशन। v equal to 0, u equal to 20, a is g sin theta और theta is 60 degree, sin 60 plus mu
cos 60 और t कितना दिया है 2 सेकेंड्स। इसको सॉल्व कर लो, ब्रिंग दिस टर्म हियर, तो आपको मिल जाएगा g sin 60 is √3/2 plus mu cos 60 is 1/2 into 2 equal to 20, 1 and 10 जा, g की वैल्यू 10 और ये वैल्यू भी 10 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से √3/2 plus mu/2 equal to 1. What is √3/2? 0.8606, तो 0.86 ले लेते हैं, 1 minus √3/2, 1 minus 0.86. What is 1 minus 0.86? 0.14 into 2 करोगे तो कितना आएगा 0.28, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 0.28, 0.27 हमारे पास है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ, ये ब्लॉक उठा के मालूम अभी आवाज आई ना, 1 kg को 100 kg कर दूंगा और आपको कल ही हमने फाइंड किया कितना फोर्स होता है, हाँ पता कुछ है नहीं, और हाँ ओके। A block of mass 1 kilogram is at rest on horizontal table. The coefficient of static friction between the block and table is 0.5. If g is 10 meter per second square, then the magnitude of the force acting upward at an angle 60 degree from the horizontal that will just is an important word, start the block moving is. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। A block of mass 1 kg is at rest on a horizontal table. हमारे पास एक horizontal table है, इस पे एक ब्लॉक है which is at rest, और इसका मास आपको दिया है 1 kg। देन आगे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना 0.5। if g value is 10 meter per second square, then the magnitude of force acting upward at an angle 60 from the horizontal that will just start the block moving is। तो अगर मुझे इस ब्लॉक को मूव करना है तो मैं ब्लॉक को पुल करूंगा, पुल मतलब खींचना, और पुल करने का या तो आप यहाँ पे पुल कर सकते हो या आप ऊपर के डायरेक्शन से पुल कर सकते हो। देखा होगा रोलर को रोल कैसे करते हैं, यू मस्ट हैव सीन, पीछे से पकड़ते हैं मतलब ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं एंड द ऑब्जेक्ट गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बोलने का मतलब ये है कि आप इसको पुल कर रहे हो इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन का एंगल कितना है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए, यू आर पुलिंग विद अ फोर्स व्हिच इज मेकिंग 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, राइट। और आपको ऑलरेडी पता है कि जब एक ब्लॉक रेस्ट पे था तो mg is acting downwards and normal reaction is upwards, तो I will get something like this, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास mg downwards and normal reaction upwards, ये हो गया mg। इस नॉर्मल रिएक्शन को r या n जो नाम देना है वो दे दो, doesn't matter। देन ये जो फोर्स है इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, यू मस्ट नो हाउ टू डू कंपोनेंट्स। तो ये जो फोर्स हमारे पास है P, इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन से दो कंपोनेंट होंगे, कॉस और साइन। तो एक कंपोनेंट जो आएगा वो कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, ये कंपोनेंट कौन सा होगा कॉस, और ऊपर कौन सा होगा साइन। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कंपोनेंट विच इज P cos 60, P cos 60, और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट है विच इज P sin 60, P sin 60। हमें क्या पूछा है, क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब P, राइट। तो P फाइंड करना है, P cos 60 नहीं, P sin 60 नहीं, यू आर सपोज टू फाइंड आउट P, एंड द मोशन of the block will be along positive x direction। तो ब्लॉक पॉजिटिव x की तरफ मूव होगा तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, नेगेटिव x, तो यहाँ पे होगा फ्रिक्शन।
और मैं फ्रिक्शन को हमेशा नीचे दिखाता हूँ क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ होता है, जहाँ पे कांटेक्ट है, तो यू हैव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हियर F। तो व्हाट डू यू सी, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो व्हाट यू विल नोटिस इज, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं बाकी सब हटा देता हूँ, आई विल जस्ट कीप फोर्सेस। तो फोर्सेस पे अगर आप ध्यान दोगे तो व्हाट यू नोटिस इज दिस, ऐसे है फोर्सेस, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, P cos 60 इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यू विल गेट P cos 60 इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n और P sin 60 है, करेक्ट, और नीचे mg है, तो ये F आ गया। एंड देन व्हाट यू हैव इज नॉर्मल रिएक्शन n प्लस P sin 60 इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, mg माइनस P sin 60, करेक्ट। इसका क्या करेंगे, what will you do after this, you know what is force of friction, mu times of normal reaction। तो इक्वेशन 1 ने आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, इक्वेशन 2 ने आपको नॉर्मल रिएक्शन दे दिया, बट एज वी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट। इक्वेशन 1 से आपको मिल जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज P cos 60, तो ये आ जाएगा P cos 60 इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस P sin 60, करेक्ट। व्हाट इज P cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो P/2 इक्वल टू म्यू mg, m कितना था 1, g कितना था 10, म्यू की वैल्यू कितनी दी थी आपको 0.05, तो म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो पुट 0.5 हियर, 0.5 माइनस P sin 60, P तो फाइंड करना है, P sin 60 इज √3/2, ओके। देन ये आगे आपका 2 शिफ्ट कर दो, 0.5 into 2 is 1, तो P ये शिफ्ट कर दिया, 0.5 into 2 is 1, 10 माइनस P √3/2, और √3/2 की वैल्यू पता है आपको 0.8606, मैं इसको 0.86 ले लेता हूँ, 0.86, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो P प्लस 0.86 P इक्वल टू 10, मतलब 1.86 P इक्वल टू 10, तो P इक्वल टू 10 अपॉन 1.86, करेक्ट। व्हाट इज 10 अपॉन 1.5, 10 अपॉन 1.5 मतलब 3/2, मतलब 20/3, 20/3 कितना होता है 6.666, करेक्ट, राइट। व्हाट इज 10 बाय, ये 1.5 था, 10/2 कितना 5, हमारे पास 10 अपॉन 1.86 आया, 1.86 ये 1.5 और 2 के बीच में होता है, तो हमारा आंसर 5 और 6.6 के बीच में होना चाहिए आइडियली, ऐसा कुछ है देख लो, 5.36, so option number B, so you will get 5.36, so answer will be 5.36 Newton. Next question. A car is moving along straight horizontal road with a velocity of 72 km/h. If coefficient of static friction is 0.5, then the shortest distance in which the car can be stopped is. We have a car which is moving on a straight horizontal road
तो यहाँ पे एक कार है विच इज मूविंग ऑन दिस रोड, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का केस नहीं आएगा इन शॉर्ट, राइट। देन दे आर आस्किंग यू what is the shortest distance it will travel before coming to rest, ऐसा ही कुछ पूछा है, what is the shortest distance traveled by the car before coming to rest. So what is the speed velocity, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर ये इनिशियल स्पीड होगा, और आपको पता है हाउ टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 एंड 4 5 20 मीटर पर सेकेंड. When the vehicle stops, final velocity becomes 0 and coefficient of static friction is 0.5 or value of g is 10. So how do you find out shortest distance? You know v, you know what is u, you know what is mu, you have to find s. काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन था, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड v इज 0, u की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा a माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन है और आपको पता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे a होता है म्यू जी, हमने कल ही देखा था, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस a इज इक्वल टू म्यू जी इनटू s. तो यहां से मिल जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी एस, तो s इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो डायरेक्टली भी याद होगा फॉर्मूला तो गुड, नहीं याद होगा तो डिराइव करना पड़ेगा. तो s इज u स्क्वायर, s इज u स्क्वायर, u कितना था 20 का स्क्वायर मतलब 400 अपॉन 2 म्यू जी, 2 इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.5 और g की वैल्यू कितनी बोली है 10. तो s इक्वल टू दिस इज 400, नीचे ये आ गया 1 इंटू 10 इज 10, 2 into 0.5 is 1 into 10 is 10. So how much is the stopping distance? 40 meter. So you should get 40 meter as answer. Option number 8. Next question. ये सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं they are from JEE NEET, previously asked JEE NEET, सारे के सारे. The force required to just move a body up the inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down the plane. The coefficient of friction is mu. The inclination theta of the plane is. तो वापस क्वेश्चन इजी है, थोड़ा मैथमेटिकल है. You need to understand what they are asking you. हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, इसका हमको फॉर्मूला, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है. देन द बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है जो इस प्लेन पे है, इसको अगर हमको जस्ट ऊपर लेके जाना है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी जस्ट अप, आपको पता है जस्ट अप जाएगा तो ए क्या होगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, राइट. जब आप बोलते हो force required to just move, तो केस 1 just move up है ना, तो motion is upwards, motion is upwards. तो इस केस में ज्यादा सोचने का काम ही नहीं है, फोर्स क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन आपको पता है इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा. तो अगर आपको बेसिक पता है, यही क्वेश्चन 15-20 स्टेप में होता है, यही क्वेश्चन 5-6 स्टेप में भी होता है, तो इट इज अप टू यू. अब केस नंबर 2 सिर्फ डिफरेंस समझ लो, ओनली डिफरेंस इज हमको जब बॉडी को अप लेके जाना था तो मोशन अपवर्ड है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए बीच में आ जाता है प्लस. उल्टा हमने इसको इंक्लाइन करके रखा है, तो आपको याद होगा यहाँ पे कंपोनेंट था जी साइन थीटा. इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे एक कंपोनेंट था जी साइन थीटा जो बॉडी को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, बॉडी को नीचे लाना है
तो हम उसको नीचे नहीं आना देना चाहते, लिखा है यहाँ पे, बोला है ना, इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब आने नहीं देना है नीचे, तो यहाँ पे फोर्स आप लगाओगे ऊपर की डायरेक्शन में टू स्टॉप, लेकिन बॉडी का मोशन कहाँ था, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, राइट। तो यू नीड टू रिमेम्बर, मैं वापस बता देता हूँ, दोनों केसेस सिंपल है। पहले केस में हमको बॉडी को ऊपर लेके जाना है, मोशन ऊपर की तरफ होगा तो फ्रिक्शन नीचे होगा। दूसरे केस में बॉडी नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। गुड, देन ये केस 2 है। इन केस 2 बिकॉज द मोशन इज डाउनवर्ड्स, तो फोर्स को मैं बोलता हूँ एफ डैश, विच इज अगेन एम इनटू ए डैश। व्हाट विल बी ए, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, सिर्फ यहाँ पे प्लस तो वहां पे माइनस, बॉडी गोइंग अप बीच में प्लस, बॉडी कमिंग डाउन बीच में माइनस। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो फोर्स है F, इट इज 2 टाइम्स ऑफ F डैश, तो F कितना, mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, राइट। mg कैंसल, mg कैंसल, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस 2 म्यू cos थीटा। इसको सॉल्व कर लो। एक काम करेंगे, sin थीटा को वहां शिफ्ट कर देंगे, माइनस 2 म्यू cos थीटा को यहाँ लाएंगे, तो म्यू cos थीटा प्लस 2 म्यू cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin थीटा। ये आ गया आपके पास 3 म्यू cos थीटा और ये आ गया आपके पास sin थीटा। देन sin थीटा बाय cos थीटा से मैंने cos को शिफ्ट कर दिया वहां पे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ गया, 3 म्यू। दिस इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, tan इनवर्स ऑफ 3 म्यू, tan inverse of 3 mu, option number D. Next question, तो बाकी तो कुछ नहीं है, tan theta 3 mu, theta is tan inverse of mu. So let us move to next question now. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A block B is pushed momentarily along horizontal surface with an initial velocity v. Initial velocity को v बोला है। If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after a time. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है B जो एक सरफेस पे है, इट इज पुश्ड मोमेंटरीली, मतलब आपने उसको एक स्मॉल फोर्स अप्लाई किया फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी v था, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ब्लॉक विल कम टू रेस्ट आफ्टर हाउ मच टाइम। यू नो व्हाट इज v, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, 0. What is the initial velocity, v, right? Then you know what is a, what is a, mu g, and you are supposed to find out t. So v, u, a और t कौन सा इक्वेशन, v equal to u plus at, v is 0, u is v, right? a की जगह पे माइनस आएगा क्योंकि ये रिटार्डेशन है, और म्यू जी टी, खत्म क्वेश्चन। v इक्वल टू म्यू जी टी, तो t इक्वल टू v अपॉन म्यू जी, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass m is placed at rest on an inclined plane of inclination theta. If the coefficient of friction between the block and the plane is mu, then the total force
the inclined plane exerts on the block is. तो पहले before we go to this question, you are sitting on the bench. This is bench. You as an object sitting on the bench. What is the total force the surface, मतलब the bench exerts on you? Normal reaction मतलब mg, n equal to mg. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस ऑन द बॉडी, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है? नॉर्मल रिएक्शन. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन. तो आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछा है. तो यू हैव एन ऑब्जेक्ट which is at rest on the surface of an inclined plane. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए. अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed at rest on inclined plane having inclination angle theta. If the coefficient of friction is mu, the total force exerted by the total force the inclined plane exerts on the block, the total force exerted by the plane on the block. मतलब ऐसा कुछ आपके पास डायग्राम आएगा. You are supposed to find out normal reaction. तो सबसे पहले कंपोनेंट, और अभी बाय दिस टाइम यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन फाइंडिंग आउट कंपोनेंट्स. तो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे फोर्सेस के? एक फोर्स यहाँ पे कौन सा? mg. एक फोर्स यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन. देन नॉर्मल रिएक्शन को मैं r से डिनोट कर देता हूँ. ये mg है, ये थीटा है, ये mg cos थीटा है, and here you will have mg sin theta, mg sin theta, right? यहाँ तक क्लियर? Then block is at rest, right? तो अगर ऐसा रहा तो नेट फोर्स कहाँ पे है? डाउनवर्ड्स. तो ऑब्जेक्ट तो नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स डाउनवर्ड है ना, तो ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहिए. नीचे नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में. तो यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन. क्या आ गया? फ्रिक्शन. एंड रिमेंबर, दिख नहीं रहा, लेकिन यू मस्ट नो, यू मस्ट ऑलवेज नो कि नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं. दिस इज व्हाट यू मस्ट नो. देन इज दिस, यहां तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर? ये क्या है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये हमने क्यों लिया? क्योंकि अगर नीचे mg sin थीटा है तो ये ब्लॉक नीचे आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? ब्लॉक इज एट रेस्ट. रेस्ट पे है मतलब इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा होगा, और कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन, राइट? अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह ही नहीं सकता, क्योंकि फिर इट हैज टू कम डाउन, राइट? और उन्होंने बोला भी है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. यहां तक क्लियर? नाउ गोइंग बैक टू वेक्टर्स 11th स्टैंडर्ड. अगर मेरे पास दो फोर्सेस है, लेट अस से आई हैव टू फोर्सेस F1 एंड F2 which are perpendicular to each other, right? What is the resultant of these two forces along the diagonal? ठीक है, रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट होगा along the diagonal. लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. जिनको नहीं पता, रिजल्टेंट फोर्स, अगर मेरे पास दो फोर्सेस है, मान लो ये फोर्स F1 था, ये फोर्स F2 था, तो रिजल्टेंट फोर्स होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos of theta, where theta is the angle between two forces. What is angle here? 90. What is cos 90? 0. तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. देन मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल फोर्स बोला था. टोटल force the inclined plane exerts on the block when you are sitting on the bench. The bench मतलब surface is exerting only normal reaction. But इस केस में फ्रिक्शन भी तो प्लेन नहीं लगाया, तो यहाँ पे प्लेन सरफेस पे दो फोर्सेस लगा रहा है. कौन से दो फोर्सेस? एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक
नॉर्मल रिएक्शन, तो दोनों का रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी अलोंग डायगोनल। तो ये आ गया टोटल फोर्स, इसको मैं बोल देता हूँ टोटल फोर्स Ft। तो टोटल फोर्स exerted by inclined plane on the surface Ft will be under root of r square plus f square, where r is normal reaction and f is force of friction, equation number 1। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप देख रहे हो कहां से आ रहा है, mg sin थीटा, बट force of friction F is mg sin theta, equation number 2। and if you see normal reaction कहां से आ रहा है, mg cos theta, equation number 3। ये दोनों के दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। so substitute, put equation number 2 and 3 in equation number 1। therefore total force is under root of r square मतलब mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मतलब mg sin थीटा का स्क्वायर, करेक्ट। देन टोटल फोर्स Ft will be equal to under root of, दोनों में mg का स्क्वायर था कॉमन, पहले टर्म में बचा cos स्क्वायर थीटा, दूसरे में बचा sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1। तो Ft इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये mg का स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो व्हाट इज टोटल फोर्स, जस्ट mg। तो mg है क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car starts from west to cover a distance x. The coefficient of static friction or friction basically between the road and tire surface is mu. The minimum time in which the car can cover distance x is proportional to, a car starts from rest, u equal to 0, from rest to cover a distance x. The coefficient of friction is mu. The minimum time t in which the car can cover a distance x is proportional to, तो क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे a माइनस नहीं होगा क्योंकि कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड देन एक्सेलरेटिंग, तो वो एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन नहीं। तो v जीरो है, a क्या होता है म्यू जी राइट इनटू टी। तो यहां से हमको मिल गया, फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव इज v अपॉन म्यू जी इक्वल टू टी, राइट, इक्वेशन नंबर 1। हमको पूछा था टाइम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू, करेक्ट, राइट, हो गया ऑप्शन नंबर डी, राइट। ये आधा सॉल्यूशन है क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस का अभी तक कंसीडर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि डिस्टेंस x ट्रैवल होना चाहिए। तो डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन है क्या यहाँ पे, नहीं, तो डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन यूज नहीं करोगे तो तब तक आंसर कंप्लीट नहीं है ये। तो अब व्हाट वी कैन डू इज, यू नो व्हाट इज v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2as, v फाइनल वेलोसिटी v, u कितना 0, 2a कितना म्यू जी, s मतलब x, करेक्ट। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी x, तो v इज अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी एंड अंडर रूट ऑफ x। जानबूझ के ऐसा लिखा मैंने, दिस इज ऑन इंटेंशन। और एक काम कर सकते हो और एक काम भी कर सकते हो, इस म्यू को इसके साथ लिख दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो आइडिया इज दिस, जो कॉन्स्टेंट्स है मैं उसको अलग लिख रहा था, दैट इज द आइडिया, राइट।
तो एनीवेज ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से t इक्वल टू v अपॉन म्यू जी, इक्वेशन नंबर 2 से v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g म्यू h। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 t इक्वल टू v is under root of 2g mu x upon mu g कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है टू कवर अ डिस्टेंस x, मतलब x इज कांस्टेंट। तो t is proportional to root of mu upon mu. What is root of mu upon mu? 1 upon root mu. 1 upon root mu. ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में जब तक डिस्टेंस के इंफॉर्मेशन यूज नहीं करते तब तक आंसर इनकम्प्लीट है। अगर यहाँ पे आए और बोल दिया कि v कांस्टेंट है तो t इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, ऑप्शन नंबर डी, तो -1 हो जाएगा। तो पहले v भी देखना पड़ेगा, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू, t इज प्रोपोर्शनल टू v अपॉन म्यू, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू, तो रूट म्यू अपॉन म्यू, रूट म्यू अपॉन म्यू, 1 अपॉन रूट म्यू। Next question. 20 block A. The block A in the diagram weighs 100 Newton, मतलब इसका weight mg ले दिया 100 Newton, तो n कितना 10 किलोग्राम roughly. The coefficient of static friction between the block and table is 0.25, मतलब A block और table में 0.25 का coefficient of friction है। The weight of the block B is maximum for the system to be in equilibrium. The value of T is, तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है। देन पहले तो क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट 100 न्यूटन है, वो एक टेबल पे है, टेबल और ब्लॉक में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.25 है। द वेट ऑफ ब्लॉक बी, हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी से ए और बी ब्लॉक को हमने टाई करके रखा, तो अगर बी ब्लॉक का वेट ज्यादा हुआ तो ए ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग टू द राइट, और ये बी ब्लॉक नीचे आएगा तो ए ब्लॉक टू द राइट शिफ्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? द वेट ऑफ ब्लॉक बी इज मैक्सिमम फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि जितना वेट इस बी ब्लॉक का है उसने बैलेंस करके रखा है सिस्टम को। सिस्टम का बैलेंस होना मतलब ए इज नॉट इन मोशन, तो ए स्टेशनरी, बी स्टेशनरी, एवरीथिंग इज स्टेशनरी, तो पूरा सिस्टम इज स्टेशनरी। अगर पूरा सिस्टम स्टेशनरी है तो लॉजिकली दे आर एक्चुअली किडिंग विथ यू, तो मजाक करना, मजाक चल रहा है। बी का कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। अगर सिस्टम स्टेशनरी है तो ए मूव नहीं होगा। ए पे फोर्स कौन सा था? T1, टेंशन। अगर ए स्टेशनरी है तो टेंशन T1 को डायरेक्टली फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस कर लिया, बात खत्म, डन। तो T1 इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, but force of static friction is mu times of normal reaction, but mu कितना 0.25, और इसका वेट अगर 100 न्यूटन है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी 100 न्यूटन ही है। तो 100 न्यूटन, व्हाट इज 100 into 0.25? मतलब बी का कुछ काम ही नहीं है, टेंशन T2 का कुछ काम नहीं है, 45 डिग्री का कुछ काम नहीं है, स्टेशनरी इक्विलिब्रियम, मतलब T1 को किसने बैलेंस किया? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ने, डन। तो सच क्वेश्चंस दे आर जस्ट टू चेक, और यू कैन से जस्ट टू वेस्ट योर टाइम। नहीं तो ये सॉल्व करते बैठेंगे, क्योंकि कर सकते हो ये भी सॉल्व। क्या कर सकते हो? बोल सकते हो कि यहाँ पे जो टेंशन है इसने इस mg को बैलेंस किया, उसकी जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू एनीथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is moving down a long inclined plane of slope 37 degree, slope 37 degree, मतलब angle of inclination 37 degree, तो थीटा की वैल्यू 37 है। the coefficient of friction
between the body and the plane varies as 0.3x, where x is the distance traveled down the plane. The body will have maximum speed given sin 37 3 by 5 and g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा क्या है, आपको पूछा है what if they're asking you the body will have maximum speed at x equal to 1.16, x equal to 2, x equal to 2.5 at the bottom of the plane। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका स्लोप मतलब थीटा इज 37। आगे बोला है अ बॉडी इज मूविंग डाउन। नॉर्मली होता क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, मतलब बॉडी और सरफेस में फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मली कांस्टेंट होती है, लेकिन इस केस में कांस्टेंट नहीं है। इस केस में उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे बॉडी इस सरफेस के ऊपर मूव होगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लियरली मेंशन किया है फ्रिक्शन न्यू। फ्रिक्शन न्यू इसका फॉर्मूला क्या लिखा है इन्होंने? व्हाट इज द फॉर्मूला? 0.3x where x is the distance traveled down the plane। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतना ही फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा। नॉर्मली अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उस सारे क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट थी 0.2, 0.25, 0.5, राइट, और 1 से कम ही होता है वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मोर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मोर इज द फ्रिक्शन। टायर के केस में उल्टा होता है, जितना ज्यादा टायर यूज करोगे उतना फ्रिक्शन कम होगा, राइट। गुड, अगर यहां तक समझा है तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अब आपको पूछा है कि स्पीड कांस्टेंट, स्पीड मैक्सिमम कब होगा? द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड, राइट। तो स्पीड तो बाद में देखेंगे, बट बॉडी इज कमिंग डाउन। इफ द बॉडी इज मूविंग डाउन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? जी आगे sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। गुड, बट व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv by dt, राइट, क्योंकि वेलोसिटी का पूछा है तो वेलोसिटी समहाउ लाना पड़ेगा। और आपको पता है, यू मस्ट नो, क्योंकि एक्सेलरेशन dv by dt है। अगर मैंने बोला वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, गाड़ी स्टार्ट की, हम गाड़ी जैसे ही स्टार्ट किया तो हम एक्सीलरेटर देते हैं। आफ्टर सम टाइम you are at a speed of 60 km per hour, which is, let us say, maximum speed, right? तो maximum speed 60 km per hour, ये क्या होता है? It is a constant speed। constant है ना। 60 पे मैंने एक्सीलरेटर को अटका दिया, वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0। तो एट मैक्सिमम स्पीड, at maximum speed a is 0। क्यों a is 0? since maximum speed का मतलब ही है v is constant, तो a equal to 0 लिखो इक्वेशन नंबर 1 में। therefore from equation number 1 लेफ्ट हैंड साइड हो गया 0, ये बचा g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जी को शिफ्ट कर देंगे तो 0, तो 0 इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, और म्यू की वैल्यू क्या है? 0.3x कॉस थीटा, करेक्ट। अब आपके पास साइन 37 आपको दिया है 3/5, तो व्हाट विल बी cos 37? 4/5, करेक्ट। अब इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। यू हैव साइन 37, यू वांट टू फाइंड आउट cos 37, देयर आर टू वेज आउट, राइट। साइन 37 डिग्री इक्वल टू 0.3x cos 37 डिग्री। तो cos 37 फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक आप बोल सकते हो cos स्क्वायर 37 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 37। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25. दिस इज 25 माइनस 9 16/25. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर 37. तो cos 37 इज 4/5. ये एक तरीका. दूसरा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड इफ यू नो some angle, I take 37. What is definition of sin theta? Opposite upon. तो sin 37 3/5 देना मतलब ये 3 होना, ये 5 होना. तो ये तो 4 ही आने वाला है क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो दिस इज अप टू यू. अगर आपको ये ज्यादा अच्छे से पता है तो ये यूज करो. तो स्ट्रेट अवे cos 37 विल बी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इधर दैट वन और दिस वन, ये आपके ऊपर है. अब देयरफॉर अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, sin 37 है, कितना है 3/5. यहाँ गया था 0.3x और cos 37 है, कितना था 4/5. कैंसल एंड कैंसल, 1 एंड 10. करेक्ट. तो x इक्वल टू 10/4. व्हाट इज 10/4? 2.5 मीटर. तो x इक्वल टू 2.5 मीटर. ऑप्शन नंबर डी.